नमस्कार साथियों, मैं अमृत और आप देखना शुरू कर चुके हैं अवन मिशन। यह वीडियो विशेष रूप से बीपीएससी के माध्यम से बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपको एक ही वीडियो में क्लास 9th की लोकतांत्रिक राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस के सभी प्रश्नों का चैप्टर वाइज जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिलने जा रहा है। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे और आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हर शिक्षक बहाली से लेटेस्ट अपडेट और साथ ही साथ यहाँ पर ही आपको बहाली से संबंधित तैयारियाँ कराई जाती है। और साथियों, आपसे निवेदन है कि अभी तक क्लास 10th के हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर वाइज अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 1 है, अध्याय नंबर 1 है कि लोकतंत्र का क्रमिक विकास, और इससे जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे एक एक करके सही प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। दूसरा प्रश्न है साथियों कि कब म्यांमार ने लोकतंत्र को अपनाया, यानी कि कब जो है म्यांमार ने लोकतंत्र को अपनाया, साथ ही औपचारिक शासक से आज़ादी मिली यानी आज़ाद हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा आपको 1948 में। 1948 में म्यांमार जो है आपको वहाँ लोकतंत्र अपना लिया औपचारिक रूप से और आज़ाद हो गए। प्रश्न संख्या 3 है कि अमेरिका में किस वर्ष लोकतांत्रिक सरकार की बहाली शुरू हुई, तो इसका राइट आंसर होगा 1980 में अमेरिका में लोकतांत्रिक सरकार की बहाली शुरू हुई। आपसे अमेरिका के बारे में कुछ बता दूं कि अमेरिका कंट्री की खोज जो है कोलंबस ने 1492 में किया था, और अमेरिका जो है आपको सबसे पहले आज़ाद हो गई थी अंग्रेज़ों के शासन से। साथ ही साथ अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान बना था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि विश्व का वह पहला देश जहाँ सबसे पहले लिखित संविधान बना, तो उसका राइट आंसर होगा अमेरिका। और अगर सबसे व्यापक संविधान की बात कहे तो वह होगा भारत। और इस प्रश्न का कि अमेरिका किस वर्ष लोकतांत्रिक सरकार की बहाली शुरू हुई लोकतंत्र अमेरिका में, तो इसका राइट आंसर होगा 1980। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे कि किस वर्ष सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 गणराज्य में स्वतंत्र हो गया। तो किस वर्ष जो है सोवियत संघ जो है एक तरह से स्वतंत्र हुए और उससे 15 जो है छोटे बड़े राज्य यानी छोटे बड़े देश निकल गए। पहले जो है वर्तमान में रूस है उसको हम लोग यूएसएसआर कहते थे। यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, और इससे जो है 15 गणराज्य निकले और इसकी स्वतंत्रता 15 गणराज्यों को कब मिली, तो इसका राइट आंसर होगा 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और उससे 15 राज्य स्वतंत्र हुए। प्रश्न संख्या 5 है कि सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग कब हुआ। सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग कब हुआ, तो 5 का जो उत्तर होगा आपको 1950। आपको पता है कि भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली और भारत का जो संविधान बनकर तैयार हो गया था 1949 में ही, परंतु पूर्ण रूप से जो लागू हुआ वह आपको 26 जनवरी 1950 को, इस डेट में आपको भारत का संविधान लागू हुआ। और उसी डेट से जो है भारत में सार्वभौमिक रूप से भारत के लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया। तो 5 का जो उत्तर होगा आपका 1950 होगा। मैं बता दूं कि शुरू में भारत में वोट देने का जो उम्र था वो 21 वर्ष था। 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत वोट देने का अधिकार जो 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष। यानी कि अभी भी भारत में वोट देने का अधिकार
कि उम्र सीमा कितनी है, तो 18 वर्ष। तो इस प्रकार साथियों लोकतंत्र का क्रमिक विकास से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बने हैं इसको मैं देखा। अब जो है आप लोग के सामने इसका दूसरा चैप्टर प्रस्तुत कर रहा हूँ लोकतांत्रिक सरकार की, जो कि आपको पॉलिटिकल साइंस क्लास 9 का दूसरा टॉपिक है कि लोकतंत्र क्या और क्यों। इससे आपको, क्योंकि यह SCERT बुक से ही प्रश्न को लिया गया है, तो SCERT और NCERT का कंबाइंड प्रश्नों को आप देखने को मौका मिल रहा है आपको। तो इसका जो प्रश्न पहला होगा कि लोकतंत्र का अर्थ है, यानी कि कह सकते हैं कि लोकतंत्र का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा, आपको बारी बारी से चारों ऑप्शन को देखिए। पहला ऑप्शन है चुनाव निष्पक्ष, यानी कि लोकतंत्र में चुनाव जो है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होता है। दूसरा ऑप्शन है कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, यानी कि यहाँ की जनता जो है सरकार को चुनती है, तो यह भी सही होगा, निष्पक्ष चुनाव होता है लोकतंत्र में, सरकार को जनता के द्वारा चुना जाता है। और तीसरा जो ऑप्शन है कि फैसले में लोगों की भागीदारी, यानी कि जो फैसले ली जाती है उसमें लोगों की भागीदारी होती है, लोगों की हस्तक्षेप होती है, भागीदारी होती है। तो यह तीनों ऑप्शन जो है सही है, यानी इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सही, लोकतंत्र का अर्थ है। प्रश्न संख्या 2 है कि चीन में किस पार्टी की सरकार है। तो चीन में किस पार्टी की सरकार है, इसका राइट आंसर होगा कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार। अभी भी वर्तमान में चीन में जो है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। चीन से संबंधित मैं एक प्रश्न आपको सामने रखना चाहता हूं कि चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, चीन को। जबकि आपको यूरोप का मरीज पूछे तो वह होगा तुर्की। यूरोप का मरीज तुर्की, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एशिया का मरीज कहे तो चीन होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि वोट देने की उम्र तय सीमा कितना है। अभी वर्तमान में वोट देने की उम्र तय सीमा कितना है, तो इससे संबंधित जो प्रश्न है अभी जस्ट मैंने चर्चा किया कि अभी वोट देने का अधिकार जो है 18 वर्ष में मिल जाता है आपको। लेकिन आपको 61वें संविधान संशोधन 1989 से पहले आपको वोट देने का जो अधिकार उम्र सीमा है 21 वर्ष भारत में था, और 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत उसको घटा के वोट देने की जो उम्र सीमा है उसको 18 वर्ष कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 4 है कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह क्या है, आप इसको बहुत ही ईजी वे में बता सकते हैं, पंजा छाप। पंजा छाप जो है कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह है। आपको लालटेन जो है बिहार के राष्ट्रीय जनता दल का है। कमल जो है आपको भारतीय जनता पार्टी का है। और तीर छाप जो है आपको जब भारतीय जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह है। प्रश्न संख्या 5 है कि जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है। तो अभी जस्ट बताएं, तीर होगा। क्या होगा, तीर होगा। तो भारतीय जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है, तो तीर है। प्रश्न संख्या 6 है कि चीन में भयंकर अकाल कब पड़ा, यानी चीन में भयंकर अकाल जो है कब आया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1958 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चीन में कब भयंकर अकाल पड़ा, तो 1958 में। प्रश्न संख्या 7 है कि भारत में आपातकाल पहली बार कब लगाया गया था, यानी कि भारत में पहली बार आपातकाल कब लगा था। तो आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी की सरकार थी, यानी कि 1975 में इंदिरा गांधी के समय में पहली बार भारत में आपातकाल लगाया गया था। प्रश्न संख्या 8 है कि भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कब अंगीकृत किया गया। याद रखिएगा, न कि लागू किया गया है, अंगीकृत पूछ रहा है। तो अंगीकृत का मतलब बनकर कब तैयार हो गया, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था, जबकि इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और इस 26 जनवरी को लागू करने से पहले एक रीज़न भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है पहला स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया गया था 26 जनवरी को, और इसी के लिए 26 जनवरी का डेट इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, और लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को, उस डेट को देखकर।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया, यानी कि कब इसको स्वीकृत किया है। तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। याद रखिएगा, अंगीकृत किया, स्वीकृत किया, अंगीभूत किया, इन सब इस तरह के सवाल आएंगे तो 26 नवंबर 1949 होगा। केवल और केवल लागू किया कब, तब आपको होगा 26 जनवरी 1950। तो इस प्रकार सेकंड चैप्टर का जो है सभी प्रश्नों को हमने देखा। अब जो है आपके सामने अध्याय 3 है संविधान निर्माण। टॉपिक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 है। इससे एक एक करके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न है कि रंग भेद नीति से तात्पर्य, यानी कि रंग भेद नीति से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा रंग भेद नीति से क्या तात्पर्य है, तो इसका राइट उत्तर होगा अश्वेत लोगों से। अश्वेत लोगों से आपको बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका में और कुछ दक्षिण अफ्रीका में और अमेरिका में भी जो है गोरे और सावले लोगों के बीच में जो है जंग छिड़ गई थी, यानी कि दोनों में मतभेद किया जाता था, दोनों में विभेद चलता था। उसी से संबंधित जो है रंग भेद नीति संबंधित है अश्वेत लोगों से। अगला जो प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 2 है कि रंग भेद नीति के खिलाफ आवाज उठाने के कारण नेल्सन मंडेला को कुल कितने वर्ष जेल में कैद कर दिया गया। तो नेल्सन मंडेला को कुल जो है कितने वर्ष जेल में बंद किया गया। आखिर पहली बार कि नेल्सन मंडेला को बंद क्यों किया गया, तो रंग भेद नीति के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, और इसको जो है 28 वर्ष जो है इसको जेल में डाल दिया गया। प्रश्न संख्या 3 है कि किसने व्यक्त की कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। भारत का संविधान जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, और यह बात किसने कहा था। तो इसका जो राइट उत्तर होगा महात्मा गांधी ने कहा था। जिस समय भारत का संविधान निर्माण किया जा रहा था उस समय लोगों को संबोधित किया था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 4 है कि किस संविधान संशोधन में मतदान के लिए तय उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो इससे संबंधित प्रश्न को मैं पिछले ही प्रश्न में चर्चा किया है कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया। तो 61वां संविधान संशोधन डेट क्या है, तो 1989 में भारतीय संविधान में लोगों की वोट देने का अधिकार जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। प्रश्न संख्या 5 है यंग इंडिया पत्रिका कब प्रकाशित हुई। तो यंग इंडिया जो पत्रिका है वो आपको कब प्रकाशित हुई, तो 1931 में यंग इंडिया का प्रकाशन किया गया। यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पत्रिका है, और महात्मा गांधी के यंग इंडिया के अलावे और 3 पत्रिका है। एक आपको होगा नवजीवन, दूसरा होगा इंडियन ओपिनियन, और एक होगा आपको यंग इंडिया, और एक होगा आपको स्वराज। यह 4 जो है आपको पत्रिका है, जबकि महात्मा गांधी के 2 पुस्तक भी है। प्रश्न संख्या 6 है कि संविधान लिखते वक्त संविधान सभा में मौजूद सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसका राइट उत्तर होगा 299। जिस समय भारतीय संविधान लिखा जा रहा था उस समय भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितना था, तो 299। इस प्रकार टॉपिक नंबर 3 संविधान निर्माण समाप्त हुआ। अब जो अगला टॉपिक है राजनीति, चुनावी राजनीति, इससे संबंधित एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे और दोस्तों के बीच में शेयर कर देंगे साथियों। पहला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षित सीटें कितनी है। यानी कि बिहार विधानसभा में जो है अनुसूचित जाति, यानी कि अनुसूचित जाति कहे तो SC शेड्यूल कास्ट के लिए कितने सीटों पर आरक्षण का प्रावधान है।
तो इसका जो राइट उत्तर होगा 37। इसका राइट उत्तर क्या होगा 37, यानी कि बिहार विधानसभा के चुनाव में 37 सीटों पर शेड्यूल कास्ट का आरक्षण का प्रावधान है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं कि वोट देने के लिए निर्वाचन आयोग ने कितने पहचानों को वैध माना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब चुनाव होती है विधानसभा की या लोकसभा की, तो उसमें निर्वाचन आयोग जो है कितने पहचान पत्रों को जो है उन्होंने वैध करार दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 14। कितने होंगे 14। जैसे वोटर आईडी कार्ड, उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, इस तरह से कई जो है आपको निर्वाचन आयोग ने वोट देने की वैध माना है। तो कितना है तो 14। प्रश्न संख्या 3 है, गरीबी हटाओ का नारा किस पार्टी ने दिया था। तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कांग्रेस। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, कांग्रेस ने। प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न संख्या 4 है कि लोकतंत्र बचाओ का नारा किस पार्टी ने दिया। लोकतंत्र बचाओ का नारा किस पार्टी ने दिया। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा जनता पार्टी। उस समय जनता पार्टी का निर्माण हुआ था और उन्होंने ही लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मतदाता किस देश में, यानी किस देश के पास है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा, आपको बता सकते हैं कि आपको जनसंख्या के दृष्टिकोण से जब भारत प्रथम देश हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि भारत में ही मतदाताओं की सूची ज़्यादा होगी। इसका राइट उत्तर क्या होगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग किस देश में है जो वोट देने का अधिकार प्राप्त है, तो भारत। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान के 4वीं अनुसूची की सही व्याख्या करता है। तो इसका राइट उत्तर होगा 6 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इनमें से राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, और यही जो है आपको निर्वाचन आयोग जो है निम्नलिखित में से, एक मिनट, प्रश्न संख्या आपको 6, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर वही होगा कि इसमें से राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, यही आपका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या जो 7 है कि निर्वाचन आयोग का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। याद रखिएगा इसमें से क्या कह रहा है, नहीं है, तो आपको देखना है कि कौन इसमें से है, वही आपका उत्तर गलत होगा। यानी कि कह रहा है कि निर्वाचन आयोग का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। तो एक एक करके सभी ऑप्शन के देखिए। पहला जो ऑप्शन कह रहा है कि यह लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। इसका तो यह जो है निर्वाचन आयोग बिल्कुल आपको लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। चूँकि यह सही है, लेकिन ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कौन कार्य नहीं है, तो यह आपको नहीं होगा। ऑप्शन 2 है कि राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। तो आपको नहीं वाला ऑप्शन ढूंढना है, जो गलत है उसको ढूंढना है। अगला जो ऑप्शन 3 है कि किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करता है, यह बिल्कुल गलत है। किसी भी संसद की मान्यता जो है चुनाव आयोग अपने मन से रद्द नहीं करता, उसके लिए जो है संसद की अनुमति होती है, संसद में विशेष मतों से पारित होता है, उसके बाद ही वह जो है उसका निर्वाचन रद्द करता है। तो इस प्रकार उत्तर आपको 3 सही होगा। इस प्रकार यह टॉपिक समाप्त हुआ। अब टॉपिक 5वां देखेंगे कि संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं, और इससे जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है साथियों कि निर्णय लेने के लिए कितनी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। यानी कि लोकतंत्र में निर्णय लेने के लिए कितनी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। तो इसका जो राइट उत्तर होगा
एक मिनट, इसका जो राइट उत्तर होगा 3 होगा। कितना होगा? 3, हाँ 3 होगा। इसका राइट उत्तर होगा 3, यानी ऑप्शन नंबर 4। निर्णय लेने के लिए कितनी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं? तो इसका राइट उत्तर होगा 3। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 2 है कि किस आयोग ने सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में 27% जो आरक्षण की व्यवस्था की थी, यानी कि ओबीसी जो है उसको 27% का जो आरक्षण मिलता है वह किस सामाजिक तथा आर्थिक रूप से किस आयोग के द्वारा दिया गया था? इसका जो राइट उत्तर होगा आपका बीपी मंडल समिति, यानी कि बीपी मंडल है, इन्होंने ही, बीपी मंडल समिति ने ही ओबीसी को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया था, उनके द्वारा ही किया गया था। प्रश्न संख्या 3 है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश को पूर्ण विचार के लिए एक बार वापस कर सकता है? तो इसका जो राइट उत्तर होगा 44वें संविधान संशोधन। कह रहा है कि संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सिफारिश को पूर्ण विचार के लिए एक बार वापस कर सकता है, और यह कैमे संशोधन में ऐसा संभव है? तो 44वें संविधान संशोधन में इसका उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 4 है कि अमेरिका में सांसद को क्या कहा जाता है? तो अमेरिका में सांसद को कांग्रेस कही जाती है। अमेरिका में सांसद को क्या कहा जाता है? कांग्रेस। भारत में पार्लियामेंट, ब्रिटेन में पार्लियामेंट, भारत में सांसद। प्रश्न संख्या 5 है कि प्रथम सदन के रूप में किसे जाना जाता है या किसे कहा जाता है? तो इसका राइट उत्तर होगा लोकसभा को प्रथम सदन के रूप में जाना जाता है। तो लोकसभा को प्रथम सदन के रूप में जाना जाता है। लोकसभा के बारे में आपको बता दूं कि यह जो है सबसे लोकप्रिय सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। दूसरी बात, यह जो है लोकप्रिय सदन है, प्रथम सदन के साथ साथ लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि इसके सभी सदस्य जो है जनता के द्वारा चुनकर आते हैं। उनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। 5 वर्षों के बाद लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है, जबकि इसके अपोजिशन में जो एक राज्यसभा होता है वो अस्थायी सदन है और उसको भंग नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 6 है कि भारत की राज्य व्यवस्था में से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट उत्तर होगा 6 का, आप एक करके पढ़िए। पहला ऑप्शन है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, बिल्कुल सही। अगला है कि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है, यह भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वेच्छा से की जाती है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, जो एक बार पढ़िएगा कि भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह जी इसका राइट उत्तर होगा 6 का 3 होगा कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वेच्छा से की जाती है। यह उत्तर आपको जो है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वेच्छा से की जाती है, यही आपको उत्तर कर। प्रश्न में कुछ मिस्टेक है, प्रश्न में होना चाहिए कि भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथन कौन इसमें नहीं है। तो इसका राइट उत्तर होगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सहायता से करती है। यह ऑप्शन नंबर गलत है और यही इसका उत्तर होगा। जबकि अगला जो है कि लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों से मिलकर सांसद बनती है, जिसमें साथ में राष्ट्रपति भी होता है। तो अच्छा ओहो, इस तरह से प्रश्न है, नीचे मैंने देखा नहीं। अगला, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य है? देखिए प्रश्न आ गए। तो इसका जो राइट उत्तर होगा 6 का 3 होगा, 6 का 3 होगा। और 3 में आपको 3 और 4 ऑप्शन है। तो 3 और 4 ऑप्शन को एक बार पूर्ण से देखते हैं। पहला तो है 3 कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वेच्छा से की जाती है, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री की
प्रधानमंत्री की परामर्श से राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्ति करता है, तो एक ऑप्शन यह गलत है। और दूसरा है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर संसद का निर्माण करता है, यह भी गलत है, क्योंकि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और साथ साथ राष्ट्रपति होता है। तो 3 और 4 ऑप्शन जो है गलत है और यही आपका उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में यह उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 है कि राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, एक एक करके सही कथन को देखिए। पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, बिल्कुल सही है, भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। अगला जो उसका ऑप्शन है एक मिनट, प्रश्न संख्या 7 है ना, कहाँ बढ़े गए, एक मिनट साथियों, धैर्य बनाए रखेंगे। एक मिनट। हाँ, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला इसका ऑप्शन है कि भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, यह बिल्कुल सही है। और इसका दूसरा ऑप्शन जो है कि राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। यानी राष्ट्रपति का लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। और यही दोनों कथनों पर विचार कीजिए कि दोनों कथन में कौन सा सही होगा। तो इसका जो राइट उत्तर होगा साथियों, केवल उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सत्य था, जबकि दूसरा ऑप्शन जो बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति बनने के लिए आपको किसी भी सदन की सदस्यता होनी आपको जरूरी नहीं है, इसलिए इसका राइट उत्तर होगा ओनली 2। इस प्रकार अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर पुनः विचार कीजिए और असत्य कथन का चुनाव कीजिए। प्रश्न संख्या 8 है। तो राष्ट्रपति के बारे में आप जान लीजिए कि किसी भी भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम उम्र जो है 35 वर्ष होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होगा और वह किसी विशेष रूप से जो है उनका भारत के देश के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए कुछ न कुछ विशेष कार्य उनका होगा। जैसे इसका ऑप्शन एक करके पढ़ते हैं कि पहला ऑप्शन है कि संसद के दोनों सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। तो यह सत्य वचन है, जबकि प्रश्न में क्या कर रहा है, असत्य को ढूंढना है। दूसरा है कि राष्ट्रपति प्रति वर्ष प्रथम सत्र तथा प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात पृथक रूप से दोनों सदनों को सदस्यों को संबोधित करता है, यह भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद की विधायिका शक्ति के साथ जो है सह विस्तारित होता है। और चौथा जो आपका ऑप्शन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की वैधता एवं वैधता की जांच कर सकता है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा साथियों 8 का 2 होगा। इसका राइट उत्तर क्या होगा, दोनों होगा। इसमें से कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, चूँकि ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि भारत प्रतिवर्ष प्रथम सत्र और प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात पृथक रूप से दोनों सदनों को संबोधित करता, तो पृथक रूप से नहीं कंबाइंड रूप से सदनों को संबोधित करता है। तो इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारण नहीं की जाती है। तो इसका राइट उत्तर होगा विशेषित वीटो। विशेषित वीटो को जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारण नहीं किया जाता है। चैप्टर नंबर 6 देखते हैं।
लोकतांत्रिक अधिकार। और इससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। कह रहा है भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकार का सवाल किसने उठाया? तो इसका राइट उत्तर होगा तिलक। यानी कि भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकार का सवाल जो है आपको तिलक के द्वारा उठाया गया, बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक को भारत का अशांति का अग्रदूत किसने कहा था? तो ब्लेटांडे सिरोल ने कहा था। और तिलक जो है उन्होंने लाठी के प्रहार से घायल हुए, उनके अंत में देहांत हो गई। उन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर जो एक लाठी का चाबुक चल रहा है उसका हिसाब जो है भारतीय लोग अंग्रेजों के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। और यह कथन किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक जो है उग्र दल के नेता थे। और यह जो है आपको उग्र दल के नेता होते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक मात्र ऐसे गर्म दल के नेता थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना था। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 देखते हैं कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार 2002 में बनाया गया। 2002 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं कि इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने वरिष्ठ न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया था? इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 11 वकीलों ने, 11 वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने इसकी फैसला सुनाई थी। प्रश्न संख्या 4 है कि संपत्ति का अधिकार को किस संशोधन में लाया गया? तो इसका जो राइट उत्तर होगा आपको 44वां संविधान संशोधन के तहत 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को लाया गया था। आपको बता दूं कि वर्तमान में 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी मौलिक अधिकार दिया गया है। अब जो है 7वां, पहले जो 7 मौलिक अधिकार था जिसमें संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था, उसको हटा के एक कानूनी अधिकार, विधि अधिकार बना दिया गया है। तो वर्तमान में भारत के नागरिकों को 6 प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है। प्रश्न संख्या 5 है कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका जो राइट उत्तर होगा आपको 1993 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। 1993 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया। प्रश्न संख्या 6 है कि शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष के बच्चों के बीच उपलब्ध है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। ऐसा शिक्षा के अधिकार के तहत लोगों को प्रावधान दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 कि लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम कानून कब बना? तो इसका राइट उत्तर होगा 1994 में लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम कानून बना। प्रश्न संख्या 8 है कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला किस अधिनियम के तहत कानून बनाया गया? यानी कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के अधिनियम कानून कब बना? तो इसका जो राइट उत्तर होगा आपको 2005 में। 2005 में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए एक कानून बना। प्रश्न संख्या 9 है कि सूचना का अधिकार के लिए आवेदन, लिखित रूप से आवेदन जो है कितने रुपए के शुल्क के साथ जमा करना होता है? यानी कि आप RTI करना चाहेंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन, किसी से सूचना लेना चाहेंगे सरकार से, तो आपको कितने रुपये का टिकट उस पर चिपकाना पड़ेगा? तो 10 रुपये का, याद रखिएगा। ये आपको RTI करने के लिए 10 रुपये का टिकट जो है उसके लिफाफे पर चिपकाना होता है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है साथियों ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे। प्रश्न संख्या 10 है कि अधिकार परीक्षा लेख का अर्थ है, यानी कि क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि किसी
व्यक्ति की नियुक्ति कानून के अनुसार नहीं हुआ हो, किसी व्यक्ति की नियुक्ति कानून के अनुसार नहीं हुआ है, यही उसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 11 है कि स्वतंत्रता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट उत्तर होगा अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में, तो 19 से लेके 22 तक। प्रश्न संख्या 12 है कि भारतीय संविधान में किसकी व्यवस्था नहीं है। तो भारतीय संविधान में प्रेस की व्यवस्था नहीं की गई है, यानी कि आपको प्रेस की स्वतंत्रता जो है एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार संवैधानिक नहीं था, यानी कि जिस समय भारतीय संविधान लिखी गई थी उस समय इसका जो है उल्लेख नहीं किया गया था। तो भारतीय संविधान में किसकी व्यवस्था नहीं है, तो प्रेस की। बाकी समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व इत्यादि का है, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की व्यवस्था नहीं की गई है। प्रश्न संख्या 13 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी मतदाता को अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी उम्मीदवार के आचरण के संबंध में जानने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के तहत आपके निर्वाचन क्षेत्र के किसी मतदाता को अपने निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों के आचरण के बारे में जानकारियां ले सकते हैं, अनुच्छेद 19 के 1 का के तहत। प्रश्न संख्या 14 है निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का कार्य माना जाता है। तो इसका राइट उत्तर होगा 14 का 4 उपयुक्त सभी, यानी कि इसको ऑप्शन आप पढ़िएगा एक एक करके। पहला है कि किसी व्यक्ति को समान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना, यानी छूट कह रहा है कि निम्न कार्यों में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का कार्य माना जाता है। तो ऑप्शन पहला है कि किसी व्यक्ति को समान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना, यह भी आपको छुआछूत का प्रावधान छुआछूत इंडिकेट करता है। जबकि दूसरा ऑप्शन है कि धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना, यह भी आपका नहीं कर सकते हैं ऐसा। और तीसरा है कि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल में प्रवेश से रोकना, यह भी आपका अधिकार नहीं है। इस प्रकार उपयुक्त सभी यानी अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है और उसके द्वारा छुआछूत का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत आप निम्नलिखित प्रावधानों के तहत जो है आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। प्रश्न संख्या 15 है कि धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में किसी व्यक्ति को क्या प्रावधान है उपलब्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इस जो राइट उत्तर होगा कि धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का अधिकार है, यानी कि धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में किसी व्यक्ति को धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का अधिकार है। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है। तो अभी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि संविधान में, भारतीय संविधान में इसको जो है संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और इसको मौलिक अधिकार से हटा के कानूनिक अधिकार के तहत इसको रखा गया है। तो इस प्रकार क्लास 9th की जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बने हैं चैप्टर वाइज, सभी प्रश्नों को आपके सामने उपलब्ध किया। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इससे संबंधित क्लास 10th के इतिहास का पूरा वीडियो, एक ही वीडियो में सारे प्रश्नों का संग्रह है। पॉलिटिकल साइंस के सभी प्रश्नों का संग्रह है। साथ ही साथ क्लास 9th के हिस्ट्री का भी पूरा संग्रह है। इन सभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया रहेगा, वहाँ से जाकर आप इसको देख सकते हैं। और जिनको PDF की भी आवश्यकता होगी तो आप रिप्लाई देंगे, PDF भी उसका आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।